हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने जाना वर्णों के भेद में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के, फर्स्ट है स्वर, सेकेंड है अयोगवाह और थर्ड है व्यंजन। अब कल हमने जाना स्वर के बारे में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अयोगवाह, आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन होते हैं 37 प्रकार के, मतलब कि 37। तो जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलने में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, तो जिन वर्णों को बोलते समय हम स्वर की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 37 प्रकार, हिंदी भाषा में 37 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब इन्हें अस्वर के बिना लिखा जाए, क्या कहा मैंने, इन व्यंजनों को, अब आप सोचेंगे कि इसमें स्वर कहां से आ गया। इन व्यंजनों को अगर अस्वर के बिना लिखा जाए तो क्या होता है पता है, इस प्रकार से। मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ये इस प्रकार से। अब इन व्यंजनों को, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर इसे अस्वर के बिना लिखेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये इसके नीचे क्या लग जाएगा, हलंत, हलंत लग जाएगा इसके नीचे, ठीक है। अब यदि मैं इसके साथ स्वर का प्रयोग करती हूँ, है ना, कई जगह हम मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं, कई जगह हम इस प्रकार स्वर का प्रयोग करते हैं, तो जो ध्वनि, जो उच्चारण हमारे मुंह से निकलता है उस प्रकार वह उस अधूरे वर्ण को, उस अधूरे वर्ण, जैसे अधूरा वर्ण क्या है, क के नीचे हलंत लगाया, मतलब कि यह क्या हुआ, आधा हुआ। तो अगर मैं उसके साथ जो स्वर निकल रहा मुंह से, जो ध्वनि निकल रही है, अगर हम उसे जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क। इसके पहले भी मैंने आपको यह समझाया है, ठीक है। तो यदि इन्हें अस्वर के बिना लिखा जाए तो व्यंजन के नीचे इस प्रकार से हम हलंत लगाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में 5 व्यंजन के वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, हिंदी में 5 व्यंजन के वर्णों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग क्या, वर्ग जैसे कि आप जब क से ह तक या ग तक व्यंजन बोलते हैं, अब उसमें वर्ग आते हैं। जैसे आपने लिखा क ख ग घ अंग, तो क वर्ग, क वर्ग, उसमें आपका आ जाएगा क से अंग तक, क ख ग घ अंग, ठीक है। अब इसे कहेंगे हम वर्ग। उसके बाद च, च वर्ग, क ख ग घ अंग। अब इसके बाद क्या आएगा, च वर्ग, बिल्कुल सही, च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है, च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग के बाद क ख ग घ अंग, उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग में आप सभी को पता है, ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद क्या आएगा,
त वर्ग, बिल्कुल सही। त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। अब उसके बाद आएगा प वर्ग। इसके बाद हम लिखेंगे प वर्ग, प, फ, ब, भ और म वर्ग। अब आप सोचते होंगे कि क से य तक जो भी आता है वह तो हम सभी को पता है, तो इस प्रकार से क्यों समझा रहे हैं? मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि हिंदी में 5 व्यंजन वर्णों के समूह को हम वर्ग कहते हैं, लेकिन व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ठीक है, व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं और उसे क्या कहते हैं, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हमने प वर्ग तक किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है? य वर्ग। लेकिन हम उसे य वर्ग नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन। मैं ये मिटा देती हूँ, ऊपर लिख के बताती हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपको मैं बताया था ना पहले कि विसर्ग 2 शब्दों के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। हाँ, तो हम आते हैं अंतःस्थ। यह वर्ग नहीं लिखा और हमने अंतःस्थ ही लिखा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? यह वर्ग मतलब कि अंतःस्थ व्यंजन, तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है य, र, ल और व। अब आप कहेंगे कि य, र, ल, व, इसमें श क्यों नहीं लिखा? श हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि श क्या है? उष्म व्यंजन। क्या है? उष्म व्यंजन। इसलिए हमने यहाँ पर श का प्रयोग नहीं किया, श नहीं लिखा है। ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। अब उष्म व्यंजन में श, स, स और ह। ठीक है, तो यहाँ पर उष्म व्यंजन में हमने श, स, स और ह, तो उष्म व्यंजन में हम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उष्म व्यंजन श, स, स और ह। अब आपका कहना है, आपकी मैम ने ह तक तो लिखा लेकिन श, त्र, ज्ञ क्यों नहीं लिखा? वो भी तो व्यंजन में ही आते हैं ना। तो हमने श, त्र और ज्ञ क्यों नहीं लिखा? और एक और आता है श्र, क्योंकि यह न तो अंतःस्थ व्यंजन है न उष्म व्यंजन है, तो इसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जो कि हमने आपको कहा था कि वर्णों के भेद में संयुक्त व्यंजन, वर्णों के जो भेद बताए थे, स्वर, अयोगवाहक और नेक्स्ट था व्यंजन। तो व्यंजन में एक आता है, पहले तो आता है अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और क्षत्रज्ञ और श्रव। ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या लिखेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत सबसे पहले बताते हैं आपको क्या आता है, फिर उससे आगे समझाऊंगी आपको। संयुक्त व्यंजन में आता है श, त्र, ज्ञ और श।
ठीक है, तो अभी हमने यहां तक पढ़ा, क से प वर्ग तक जाना, उसके बाद या र ला व अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन हुआ? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आप मेरे साथ फिर से रिपीट करना, या र ला व कौन सा व्यंजन हुआ? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है श स स और ह, ये कौन सा व्यंजन हुआ? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन हुआ? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे श त्र ज्ञ श्र, ये कौन सा व्यंजन हुआ? ये हुआ संयुक्त व्यंजन। तो ये ग्रामर में जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, वही हम जानने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं, ताकि हम उसे डिटेल में जान सकें, हम उसे और अच्छे से जान सकें। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो दो व्यंजनों के मेल से, ठीक है, दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बने, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब आप कहेंगे इसमें दो व्यंजन कहां से आ रहे हैं? यहाँ तो एक ही व्यंजन है, क्ष त्र, ये ज्ञ श्र, तो इस क्ष में दो व्यंजन कहां से हुए? तो अब मैं बताती हूँ। और उसके साथ जो ध्वनि निकल रही है वह भी हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम जो व्यंजन लिख रहे हैं लेकिन हमने उसकी ध्वनि पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं संयुक्त व्यंजन पहले लिख देती हूँ। संयुक्त संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन में हमारे क्या आएगा? क्ष त्र ज्ञ और श्र। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो व्यंजन एक एक ही दे रखे हैं, एक एक से मतलब क्ष। अब इसमें दो व्यंजनों का मेल कहाँ से होता है? दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे कि श कैसे बनता है? क के नीचे हमने क्या लगाया? हलंत लगाया, क्ष। अब बोलने में क्ष आता है पर उसके पहले क जुड़ता है। ठीक है, तो आधा क, तो जिसके क के नीचे हमने क्या लगाया? हलंत लगाया, क्ष। तो स, तो ये हमने यहाँ पर स क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, तो क्ष। अब इसमें ध्वनि कौन सी निकल रही है? क्ष मतलब अ की ध्वनि निकल रही है। कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ की ध्वनि निकल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी घर, तो घ अ की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो जो भी ध्वनि निकल रही है, जैसे काम, तो का, तो पीछे कौन सा ध्वनि का स्वर आ रहा है? आ का। तो वैसे ही हमें उस ध्वनि का ध्यान देना है, क्ष, तो अ ध्वनि निकल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्ष, तो मतलब कि क के नीचे इस प्रकार से हलंत लगाएंगे, और च मतलब कि स का उच्चारण निकल रहा है, तो उसमें स को जोड़ेंगे और ध्वनि कौन सी निकल रही है? आ की ध्वनि निकल रही है, तो क्या बना? क्ष। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ त्र। जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको यह भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि त्र, तो मतलब कि त। ठीक है, त के नीचे हलंत लगाए। क्यों लगाए? त्र, क्योंकि त को हम जल्दी से बोल रहे हैं, किसी शब्द का उच्चारण हम बहुत जल्दी से करते हैं, है ना? तो त, त्र, क्या बोला हमने? त्र, तो इसमें हमने र को जोड़ा, क्योंकि र बोलने में त्र र। अब ध्वनि कौन सी निकल रही है? इसमें ध्वनि निकल
व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो ये बना त्र, त जिसके नीचे हलंत लगाया। मैंने आपको बताया ना किसी व्यंजन का या किसी ऐसे शब्द का उच्चारण हम जल्दी से करते हैं, वर्ण का उच्चारण हम जल्दी से करते हैं, तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। हलंत क्या क्या कहते हैं इसे? हलंत, हाँ लंत, ठीक है। तो त्र ये आपको आया समझ। अब नेक्स्ट उसके बाद है ज्ञ। अब हम आपको ज्ञ के बारे में समझेंगे। ज्ञ, तो ज्ञ में जो स्वर निकल रहा है ये ज के नीचे हलंत लगाएंगे, ठीक है। अब हमने ज के नीचे हलंत लगाए क्योंकि हम ज्ञ, तो जो आगे जो स्वर बोलते हैं वह उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद में क्या स्वर निकल रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद इया और अ, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है, इसलिए जो स्वर जो ध्वनि आखिरी में जो निकलेगी वही यहाँ पर ध्वनि के रूप में हम लिखेंगे, उनसे जोड़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया। ज, फिर उसमें इया को जोड़ा, फिर ध्वनि को जोड़ा, तो क्या बन गया? ज्ञ बन गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है श्र। श्र, जैसे आप किसी को संबोधित करते हैं ना, श्रीमान, है ना, श्रीमान महोदय, तो मतलब किसी को आप कुछ भी कहने के पहले श्री का प्रयोग करते हैं। कौन से श्री का? इसका, इसमें मात्रा नहीं है, अभी ये व्यंजन है तो इस श्र का प्रयोग करते हैं। तो श्र जैसा कि नाम से ही बोलने में आ रहा है श्र, तो श के नीचे मैंने क्या लगाया? हलंत लगाया। अब उसमें र को जोड़ा और ध्वनि कौन सी आ रही है? आप बोलिए ध्वनि कौन सी आ रही है इसमें? आ की, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर ध्वनि को जोड़ेंगे, ठीक है। तो दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन्हें व्यंजनों को जोड़ा और जो ध्वनि मुख से निकल रही है वह भी हमने यहाँ पर जोड़ी, तो क्या बना? श्र, ठीक है। तो इसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क से ज्ञ तक पढ़ तो लेते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। यह भी अगर पता होता है तो हमें यह पता नहीं होता है कि किस व्यंजन को क्या कहते हैं, कौन से व्यंजन की कैटेगरी में क्या आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, य, र, ल, व, श। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसा कि श, स, ह, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो आज हमने व्यंजन के बारे में अच्छे से जाना, व्यंजन के बारे में अच्छे से पढ़ा कि व्यंजन क्या होता है, इसमें कितने वर्ग होते हैं और उन वर्गों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप भी यह सब जो भी मैंने आपको समझाया है उस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, तो आपको यह व्याकरण के बारे में, व्याकरण में जो भी भाषा होती है, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल।